हेलो गाइस, वेलकम टू आईटीएम मैक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा क्या क्या पोजीशंस डोमेन्स रहते हैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, जिसमें मेजर दो आते हैं, कैड इंजीनियर और डिज़ाइन इंजीनियर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में उसका लिंक है। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ वो वीडियो देखिए सो दैट आपको इस वीडियो की और क्लैरिटी आ सके। तो अब हम बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइन डिपार्टमेंट। देखो, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कौन कौन से स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो हमारे पास स्किल्स हैं तो हमें इजीली जॉब मिल जाती है। जहाँ हम ये मान लीजिए, अगर हमारे पास वो स्किल्स हैं, हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रमोशन है, हमारी ग्रोथ है, वो काफ़ी इजीली होती रहेगी। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा, दो डोमेन मेजर रहते हैं जिसमें हमारा आता है कैड इंजीनियर और डिज़ाइन इंजीनियर। तो अभी जो कैड इंजीनियर है ना, उसके क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं डिजाइन डिपार्टमेंट में। देखो, उसको किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में ना उसकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2D सॉफ्टवेयर ले लो या 3D सॉफ्टवेयर ले लो, जो उसका लेवल है ना वो इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे होना चाहिए। सो दैट कोई भी पार्ट है, कोई भी हम ड्राइंग्स, कोई भी मॉडल बनाना है, तो वो इजीली विद इफेक्टिवनेस उसको बना सके। देखो, इसमें ना एक ट्रिक होता है, ट्रिक मान लीजिए, या इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट ये मान लीजिए। देखो, सॉफ्टवेयर कोई भी चला सकता है, मॉडल कोई भी बना सकता है, ड्राइंग कोई भी बना सकता है, लेकिन इस पे जो मैटर करता है ना, वो करता है आपकी एक्यूरेसी। आप कितनी मिनिमम कमांड्स यूज कर रहे हो और कितना इफेक्टिव जो हमारा मॉडल है वो बना रहे हो, कितने कम टाइम में बना रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद आता है, कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर हमें आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करती हैं जिसमें सारा डाटा उसमें रहता है। जैसे ड्राइंग्स के रिलेटेड डाटा उसमें रहता है, स्पेसिफिकेशन उसमें रहता है, कोई भी कैलकुलेशन है वो उसमें रहती है। तो उसको ईआरपी का यूज भी आना चाहिए, कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर उसको आना चाहिए। उसके बाद जो बेसिक जीडीएनटी कॉन्सेप्ट है ना, जनरल डिमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस, उसके बेसिक एटलीस्ट पता होना चाहिए भी कौन सा जो टॉलरेंसेस है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप की टॉलरेंसेस होती हैं। फिर उसके बाद जो ड्राइंग सिंबल होते हैं वो कैसे कैसे देते हैं, कहाँ पे देते हैं। तो ये इन सब की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तभी वो ड्राइंग इजीली बना पाएगा ना, इफेक्टिवली बना पाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे एज पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका फॉर्मेट नंबर क्या होता है, रिवीजन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रिव्यू अप्रूव कैसे कौन करता है, तो ये सारी उसको बेसिक नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन की भी होनी चाहिए। उसके बाद एमएस ऑफिस, ये तो मस्ट है, क्योंकि बहुत सारा काम एमएस ऑफिस पे करते हैं। हमारी रिपोर्टिंग करनी, फिर स्पेसिफिकेशंस बनानी है, डाटा शीट बनानी। तो मोस्ट ऑफ द काम जो हमारा रहता है ना, वो हम ऑफिस में करते हैं। ऑफिस, एमएस ऑफिस मतलब वर्ड और एक्सेल में हम करते हैं। फिर किसी चीज़ की प्रेजेंटेशंस बनानी, पावर पॉइंट, तो ये एमएस ऑफिस भी उसको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन इंजीनियर की। देखो, उसको कैड सॉफ्टवेयर तो उसको भी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तभी वो अच्छे से गाइड कर पाएगा ना एक कैड इंजीनियर को। उसके अलावा ना एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए जो हमारा डिजाइन इंजीनियर है, क्योंकि एनालिसिस करनी है तो एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी हमें आना चाहिए। उस पे कैसे कैसे हम उस पे जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन करते हैं, कैसे उसको उसके जो सॉल्यूशंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट आते हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हम कैसे उनको रीड करते हैं। तो ये सारा एक डिजाइन इंजीनियर के स्कोप में आता है, उसको ये आना चाहिए। फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर उसको भी आना चाहिए। फिर जो ज्योमेट्रिक डिमेंशन एंड टॉलरेंसेस जेडीएनटी की ना, उसको डीप नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा सिंबल देना है, कैसे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारी जो मशीनिंग इफेक्टिव बनती है, ठीक है, और एक्यूरेट आती है हमारी। उसके बाद उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन की, कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनती है, कैसे नया डॉक्यूमेंट बनता है, कैसे उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल कोड स्टैंडर्ड्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन इंजीनियर के लिए, क्योंकि जब हम डिजाइन करते हैं तो हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो उनको अगर पता ही नहीं होगा स्टैंडर्ड कैसे कैसे फॉलो करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड कब फॉलो करना है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, किन चीजों का टेक केयर करना है, तो उसके बिना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए। फिर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एफई का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो किस बेसिस पे करते हैं, सिमुलेशन की क्या क्या कैपेबिलिटी, क्या क्या लिमिटेशंस, कैसे करनी है, कौन कौन सी सिमुलेशंस होती हैं, ये सारा उनको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, टेक्निकल कैलकुलेशंस बहुत
इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। उनको पता होना चाहिए कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैसे भी कोई भी डिजाइन है उनकी कैलकुलेशन करके उस डिजाइन को वैलिडेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज, देखो कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे अगर हमें सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है, तभी हम उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन करते हैं ना सारी, जिसमें सॉम, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ जाता है, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मशीनरी मैकेनिक्स, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स, ये सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट और गुड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसने लीड करना है कैड इंजीनियर को, तो अगर उनमें एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होंगे और गुड लीडरशिप क्वालिटी होगी ना, तभी टीम को हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद एमएस ऑफिस एडवांस लेवल पे आना चाहिए, जिसमें जो भी जैसे मैंने डिस्कस करा, मोस्ट ऑफ दी जो हमारा वर्क रहता है वो हम एक्सेल पे, वर्ड पे, कोई भी चीज़ हमने प्रेजेंट करनी होती है मैनेजमेंट को, इवन क्लाइंट को, तो वो थ्रू पीपीटी हम प्रेजेंट करते हैं। तो पावर पॉइंट की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको अभी क्लैरिटी होगी, जब अगर कैड इंजीनियर के स्कोप में अगर हमने काम करना है तो कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, और डिजाइन इंजीनियर में कौन कौन से स्किल हमारे रिक्वायर्ड होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।